तो हाँ जी, कैसे आप लोग? वापस बढ़िया वीडियो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की तारीख को। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 7 मार्च का न्यूज़पेपर से हम सिर्फ तीन चीज़ों को निकालेंगे और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के न्यूज़पेपर में ऐसी बहुत सारी कंटेंट जो एग्जाम की तारीख पूछेंगे। कल वाला न्यूज़पेपर आप कल वाले न्यूज़पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एंड सेम दैट आज के एग्जाम आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट आने हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है पहला क्वेश्चन। अगर आपको ये दिख रहा है तो पहला क्वेश्चन क्या देखने के लिए मिल रहा है? भारत में जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों की हाल में ही गणना हुई है और इसमें भारत में जो प्रजातियां पाई गई हैं वो पाई गई है 1036। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं कि एग्जाम में बनते भी हैं। हाल में जनगणना हुई है, ये जनगणना कराई है जेबीसी, इसको बोलते हैं ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। इन्होंने जनगणना कराई है। क्या पॉइंट आता है यहाँ पे? द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट लिखते हैं यहाँ पे, द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये कौन सी संस्था है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पक्षियों की संख्या को गिनती है कि कितने पक्षी है, कितने पक्षी नहीं है, इन चीजों की गिनती ये करती है। इन्होंने हाल में गिनती करी है और इन्होंने बताया है कि नंबर 1 सबसे ज्यादा मैक्सिमम पक्षियों की प्रजातियां कहाँ है। तो दुनिया में जो मैक्सिमम पक्षियों की प्रजातियां देखने के लिए मिलती है वो मिलते हैं मेरे दोस्तों आपको कोलंबिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पर अगर आपको देखने के लिए मिलेगी तो वो मिलेगी इक्वाडोर। एंड थर्ड रैंक जो आ रहा है वो हमारे देश भारत का आ रहा है। तो भारत में भी बहुत ज्यादा प्रकार की प्रजातियां देखने के लिए मिलती है पक्षियों की। और अगर हम भारत की तैयारी करते हैं, भारत में रहते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं ये भी देखने को मिलेगा कि भारत में कुल पक्षियों की कितनी प्रजातियां बताई गई है, 1036 प्रजातियां। एंड चौथे नंबर की रैंक अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं ब्राजील। ब्राजील चौथे नंबर पर है पक्षियों की प्रजाति। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे हमारे यहाँ पे आपने नोट करके एक पॉइंट लिखना है और वो पॉइंट है 76 प्रजाति ऐसी है भारत में। पक्षियों की 76 प्रजातियां ऐसी है जो ओनली भारत में। समझ रहे हो आप? 76 प्रकार की पक्षियां मेरे दोस्त ऐसी है कि दोस्तों 76 प्रकार की पक्षियां भारत के अलावा नहीं पाई नहीं जाती। तो 76 ऐसी प्रजातियां हैं पक्षियों की जो ऑल ओवर भारत में पाई जाती है। ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, किसने पक्षियों की गणना करी हाल में? द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, इसके लिए बोलते हैं जेबीसी। ठीक है, सॉरी जीबीसी एक ऑर्गेनाइजेशन ये पक्षियों की गणना करती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा टाइप की पक्षियां कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? बर्ड्स कोलंबिया, सेकंड नंबर इक्वाडोर, थर्ड भारत में। कुल कितनी प्रजातियां हैं? 1036। ऐसी कितनी प्रजातियां जो सिर्फ भारत में? 76 ऐसे पक्षी हैं जो भारत के अलावा पूरी दुनिया में। देखो अब इन पक्षियों को गिनेंगे। इन पक्षियों को टाइप ऑफ पक्षी गिनने के लिए ऑनलाइन एक सुविधा होती है। अब ऑनलाइन क्या सुविधा होती है कि देश विदेश के जो दुनिया के पक्षी हैं अपने घरों में, छतों में, आंगन में, आसपास में पक्षियों की फोटो किसी की आज नई टाइप के पक्षी देखे और उसको एक बर्ड करके एक वेबसाइट है ई बर्ड तो वहां पे अपलोड कर दो। समझ लो अगर आपको कोई यूनिक टाइप की चिड़िया दिखी है उस चिड़िया की फोटो खींचो, ई बर्ड करके कोई वेबसाइट होगी और उस वेबसाइट में उस फोटो को अपलोड कर दो। वहां पे ये जेबीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है देखती है कि किस देश में कितने मैक्सिमम टाइप के पक्षी हमको देखने को मिली है। और ऐसी फोटो अपलोड करने में, सूचियां प्रस्तुत करने में भारत दूसरे स्थान पर। भारत से सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर सूचियां प्रस्तुत करी थी हमारे यहाँ। मतलब भारत फोटो अपलोड करने में दूसरे नंबर है जो पक्षियों को गिनने में मदद है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है? यहाँ पे तो देशों की जनसंख्या बताई मैंने। अगर हम
नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल उत्तर भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति कहाँ देखने के लिए मिलती है? दूसरे नंबर पर पक्षियों की प्रजाति कहाँ देखने के लिए मिलती है? तमिलनाडु। एंड तीसरे नंबर पर पक्षियों की मैक्सिमम प्रजाति कहाँ देखने के लिए मिलती है? महाराष्ट्र। और आपका उत्तराखंड कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंसी के साथ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेबीसी ने हाल में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें पक्षियों की गणना हुई थी। तो पक्षियों की गणना में कौन से देश में सबसे ज्यादा टाइप के पक्षी पाए जाते हैं? कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत में कितना? 1036 प्रजाति। कितनी ऐसी प्रजातियां तो भारत के अलावा कहीं नहीं पाई जाती? ओनली भारत में 76। राज्यों की बात करें पहला दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र। उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड की तैयारी हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है, आप भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हमने अगर यहाँ पे कुछ अगर दिए तो इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट क्या है वो देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये लक्षद्वीप में बना नौसैनिक हवाई अड्डा, सॉरी नौसैनिक अड्डा INS जगह, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल में ही इंडियन नेवी ने अपना एक नौसेना अड्डा स्थापित किया। हाल में ही इंडिया नेवी ने नौसेना अड्डा स्थापित किया। कैसे रहेगा? किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है? इन्होंने अपना हाल में ही नौसेना अड्डा जो बनाया है वो बनाया है दोस्तों लक्षद्वीप। कहाँ पे बनाया है? लक्षद्वीप में बनाया है। लक्षद्वीप और मालदीव आजकल चर्चाओं में भी देखो, जीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रोवर्सी भी थी। तो लक्षद्वीप से जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो आपको याद है। नौसेना अड्डा जो नेवी ने बनाया है लक्षद्वीप में, उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा है INS जटायु। ध्यान रखना, उन्होंने यहाँ पे कहानी लिखी कि जैसे जटायु ने भगवान श्री राम या को माता सीता के लिए अहम जानकारी दी थी। ठीक है, जब सीता का हरण हो गया था तो राम जी उनको खोज रहे थे, तो जटायु ने उनको कुछ जानकारी दी थी। तो ऐसी जो INS जटायु है ये लक्षद्वीप के अरेबियन सागर और हिंद महासागर की जानकारी भारतीय नेवी को, इसीलिए इसका नाम बड़ा सोच समझ के क्या कर दिया जटायु। अभी हाल में किसको या किस INS को भारतीय नेवी ने शामिल किया गया है? कहां पर भारतीय नेवी ने नया नौसैनिक अड्डा बनाया है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चीज को प्लीज याद रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले हमने नौसेना के बारे में एक और चीज पढ़ी थी और हमने नौसेना का डेली पूछा था, आपको अच्छे से पता। अब यहाँ पे क्या चीज देखने के लिए मिलती है? जो हमारे पास ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हमने देखा होगा भारत का मैप तो आपने देखा होगा, यहाँ पे लक्षद्वीप बनाया होगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? ये लक्षद्वीप हम 4-4 डब्बे बना देते हैं। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह। अगर क्वेश्चन आएगा लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि लक्षद्वीप आपको पता है करंट अफेयर में चर्चाओं में कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी और अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसके अलावा लक्षद्वीप की कैपिटल पूछी जा सकती है। लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती या करावती, कुछ ऐसा नाम कावरत्ती लिख देना, हल्का फुल्का इसमें चेंज होगा तो आप इसमें करेक्शन कर लें। इसके लिए थोड़ा सा लिस्ट अभी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, और आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर अगर सॉल्व किया होगा तो फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है कि अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, आप देखना हिंदी वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। और फर्जी क्वेश्चन ये अंडमान निकोबार से क्वेश्चन बना है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखिए। तो नॉर्मल यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है और अंग्रेजी के साथ साथ यहाँ पे बोली जाती है मलयालम। असली में जो मलयालम बोली है ये मलयालम बोली कहाँ की है? केरला की है। लक्षद्वीप वाले केरला से थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपसे पूछा जाएगा लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट का है, इनका हाई कोर्ट मेरे दोस्त, इनका हाई कोर्ट केरला में है। इतने सारे लक्षद्वीप चर्चा में था। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप में क्वेश्चन आ सकता है? 36 है। लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ से? कावरत्ती, ये कैपिटल है। मेनली यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, बट अगर बोला जाता है क्षेत्रीय भाषा का मलयालम। असली में मलयालम कहाँ बोली जाती है? असली में मलयालम तो केरला में बोली जाती है। और केरला के साथ तो बिल्कुल याद भी कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं केरला के साथ? इनका हाई कोर्ट है। कुछ बेसिक सी बातें पता चली है, वो बेसिक सी बात तुमने याद करनी होगी, मुझे उम्मीद है आप चीजों को याद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं जो हमारे एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंस से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, ये चीज आपको याद रखना। यहाँ पे एक मंदिर का नाम देखने के लिए मिल रहा है जिनका नाम है छापेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है,
आप इस मंदिर को देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है और वो है छापेश्वर महादेव। हमने इतने दिनों से आपको न्यूज़पेपर का एनालाइज करवा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आजकल में महाशिवरात्रि थी एंड महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जी के मंदिरों की जानकारी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में छप रही है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपे, जैसे कल आपने तारकेश्वर के बारे में पढ़ा होगा, इससे पहले विमलेश्वर के बारे में पढ़ा होगा, टपकेश्वर के बारे में पढ़ा होगा। तो इन मंदिरों की फोटोज न्यूज़पेपर में थी। एक फोटो यहाँ पे भी दिख रही है छातेश्वर महादेव का मंदिर। छातेश्वर महादेव का मंदिर अगर क्वेश्चन आएगा तो कर्ण परिवार वाले पुस्तक होगा जो कि चमोली में आप ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। और जो ये छातेश्वर महादेव का मंदिर है आप अपने फोटोज में देख सकते हैं। छातेश्वर महादेव के मंदिर के लिए एक फैक्टर को ये देखने के लिए मिलता है जो कर्ण परिवार है। यहाँ पे आपने उमा देवी का मंदिर सुना होगा, उमा देवी का मंदिर। अगर प्रश्न आएगा उमा देवी का मंदिर कहाँ पर है तो कर्ण प्रयाग में है, या उमाकर्ण का मंदिर कहाँ है, कर्ण प्रयाग में है। कर्ण प्रयाग से और क्या प्रश्न बन सकता है, तीसरे नंबर का प्रयाग, कर्ण प्रयाग हमारा ये है। यहाँ पर क्या प्रश्न बन सकता है, कर्ण प्रयाग है तो अलकनंदा प्लस पिंडर नदी का यह संगम होता है, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। और सबसे तीव्र बहने वाली नदी कौन सी है, नदी तंत्र में पढ़ा रखा है, सबसे तीव्र बहने वाली नदी, इसका जो फ्लोइंग स्पीड है बहुत तेज है। बहने वाली नदी उत्तराखंड की सबसे तीव्र स्पीडली बहने वाली नदी का नाम क्या है, पिंडर है। काफी बड़ी ढलाते हैं बहती है। और इसके अलावा पिंडर की लंबाई, इसके अलावा पिंडर की लंबाई से लेकर आ सकता है तो 105 किलोमीटर है। अलग अलग सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो ये उमा देवी का जो मंदिर है ना, उमा देवी का ही ससुराल, उमा देवी का ही ससुराल माना जाता है छातेश्वर महादेव के मंदिर। यहाँ पर लिखा भी होगा सारी चीजें कि यही नहीं कर्ण परिवार क्षेत्र के आराध्य देवी उमा का ससुराल छातेश्वर माना जाता है। इस छातेश्वर महादेव की कहानी ये है कि इस क्षेत्र के जब लोग, एक आदमी था वो गाय उसकी बहुत सारी, तो जब गाय चल के आती थी जंगल से तो शाम को उसकी गाय दूध नहीं देती थी, शाम को उसकी गाय दूध नहीं देती थी। एक दिन देखा कि यार गाय शाम को दूध क्यों देती, मॉर्निंग में तो देती है, शाम को दूध, गाय का दूध 2 बार निकालते ना, शाम को क्यों देती है। तो गाय के चलते चेहरा दिन भर उसने गाय छोड़ी, तो उसने देखा कि गाय अपना दूध किसी शिवलिंग पे ही चढ़ा के आ जाती है, तब वहां पर उस तरह का निर्माण हुआ था। ऐसी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ भी नहीं आप पढ़ सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे देखने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक बढ़िया प्रश्न ये है, कपीली की छाती पहाड़ी, अगर कभी नॉर्मल से प्रश्न आएगा कपीली की छाती पहाड़ी का है, कपीली की छाती पहाड़ी का है, कपीली की छाती ये पहाड़ी का नाम, छोटी मोटी पहाड़ी होगी, कोई होगा इस क्षेत्र का भाई बहन जरूर इस मंदिर के बारे में हमको पता है। छातेश्वर महादेव से ये भी लिख सकते हैं कपीली की छाती पहाड़ी का है, चलिए ऐसे ही प्रश्न निकल के आते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। आपने सारे पढ़ आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं आज के एग्जाम में क्या प्रश्न निकले। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कोटद्वार से और क्या क्वेश्चन बना है जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये है कर्णनाशक। कोटद्वार में जीके के लिए यहाँ से देखा जाए तो कर्णनाशक बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। और हाल में हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है, आपकी विधानसभा अध्यक्ष कौन है, आपकी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका नाम है श्रीमती ऋतु खंडूड़ी जी, इनका नाम है ऋतु खंडूड़ी भूषण जी, ठीक है। और ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है, ऋतु खंडूड़ी जी बनी है, जो कि कोटद्वार की विधायक बनी है। आपने कमेंट करके बताना है उत्तराखंड के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, या आपने कमेंट करके हमको बताना है, ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए, अब ये ऋतु खंडूड़ी कोटद्वार की विधायिका है और कोटद्वार में ही कर्णाश्रम, कोटद्वार में ही कर्णाश्रम, हमने कर्णाश्रम की डिटेल चर्चा कर रखी है जिला सीरीज में, वो तो इस लेपर की रिमाइंड है। इन्होंने कल परसों भूमि पूजन करा था और यहाँ पे भरत की, राजा भरत की 6 फीट की ऊंची मूर्ति बनी, तो भरत की यहाँ पे 6 फीट की ऊंची मूर्ति बन रही है, 6 फीट की क्या बन रही है, मूर्ति बन रही है। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा कि हाल में ही कहाँ पर उत्तराखंड सरकार राजा भरत की मूर्ति बनाई, तो आपने पता लगाया जाएगा भरत से संबंधित तो है कर्णनाशक, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस कर्णनाशक किस नदी के तट पर, ये क्वेश्चन आपके पुराने पेपर में रखा है, तो मालन नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में पढ़ा होगा। कर्णनाशक 2 पर्वतों पर बसा है, इन पर्वतों का नाम है हेमकूट और मणिकूट पर्वत। अगर प्रश्न आएगा हेमकूट पर्वत और मणिकूट पर्वत का है, आप इसका आंसर बॉडी करेंगे। कर्णनाशक किन 2 पर्वतों के मध्य में बसा है, तो हेमकूट और मणिकूट आप करने वाले।
कर्णाश्रम का नया नाम या कर्णाश्रम का पुराना नाम क्या देखने के लिए मिलता है? तो इसका एक नाम हमको ये भी देखने के लिए मिलता है क्या? चौका। अभी प्रश्न आएगा कर्णाश्रम का अन्य नाम क्या है? तो आप ये भी देख सकते हैं कर्णाश्रम का अन्य नाम है चौका। हम तो भाई कोटद्वार में रहते हैं, कर्णाश्रम के नजदीक ही रहते हैं, एक तो कोटद्वार में रहना हुआ, एक कर्णाश्रम के नजदीक ही रहना हुआ, हम लोग भाई इसको कर्णाश्रम कहते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी किताबों से पढ़ के देखा कि कर्णाश्रम चौका भी कहते हैं, हम लोग इसको कर्णाश्रम करके ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये कर्णाश्रम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको कुछ ना कुछ चीजें रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए तो न्यूज़ पेपर क्या एनालाइज करते हैं कि पढ़ते पढ़ते खबरों को देखते देखते कि आजकल चीजें क्या चर्चा में चल रही है, उन सभी चीजों को रिवाइज करें और आप इस क्लास को मिस ना करिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। देखो भाई आज के हर दिन के न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आती है और आज के न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट खबर ये है, ये जब एक नए दिन पेपर में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल कभी ना कभी पेपर में आता हुआ आपको जरूर दिखेगा, इस बात को गौर कर लीजिएगा। ये है ड्रोन दीदी। हाल में ही उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी, उत्तराखंड की जो पहली ड्रोन दीदियां बनेगी, ये पहली ड्रोन दीदी ये कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी मेरे दोस्त उत्तरकाशी। आज के न्यूज़पेपर में उत्तरकाशी से संबंधित खबर है, कल के न्यूज़पेपर में उत्तरकाशी से संबंधित खबरें हमने पढ़ी थी जब लोगों को नगर पंचायत से नगर निगम और नगर पालिका बनाने की कोशिश की। ये थी। अभी क्या हो रहा है कि कृषि विभाग और नाबार्ड, ठीक है, कृषि विभाग को क्या बोलते हैं? कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कृषि से संबंधित लोन देता है और ध्यान रखना नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की 1982 में बना था, या इकोनॉमी वाले टॉपिक में भी हमसे पूछा जाता है, जब इकोनॉमी पढ़ा होगा आपको तो बातें क्लियर होगी। नाबार्ड इसकी एक स्कीम है इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कृषि विभाग की, ये बना रहे हैं ड्रोन और उत्तरकाशी क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे सेबों की खेती होती है। तो सेबों की खेती में जो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जो भी वो डालते होंगे कि जिससे सेब अच्छे हो, उसको डालने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़े बड़े बगीचे होते हैं, उनके प्रत्येक पेड़ में जाओ छिड़काव करो तो मुश्किल होती है। तो सरकार ऐसे ड्रोन को सब्सिडी उपलब्ध कराएगी कि ड्रोन पे सारी चीजें फिट हो जाएगी, अब उनके बगीचे के ऊपर से ड्रोन गुजरेगा और पूरा कीटनाशक का छिड़काव करेगा। जैसे हमने देखा होगा, तुमने देखा होगा जिनके सामने बड़े खेत होते हैं 50-50 बीघे पर गेहूं बोते हैं, तो वो हाथ से थोड़ा छिड़कते थे चीजें। अब जैसे मेरे घर पे दो गोल खेत है तो मैं हाथ से छिड़क देता हूँ, उनके सामने मशीन होती है कि मशीन आराम से छिड़क देती है, ठीक है। तो ऐसे ही उनको उस सेबों में छिड़काव करने में प्रॉब्लम्स होती थी, उसके लिए ऐसा ड्रोन बनाया गया। और ये उत्तरकाशी में कौन से ब्लॉक की बात है? तो ध्यान रखना, इसके लिए मोरी ब्लॉक को अभी सेलेक्ट किया गया है और लगभग कितनी महिलाओं को 215 रुपए, ये भी याद रखना 215 रुपए उत्तराखंड की क्या बनी है? पहली ड्रोन दीदियां बनी है 215 में, ठीक है। और इसी ड्रोन में जो ये भी ड्रोन है ना, इसी ड्रोन से खेतों से बगीचों से 15 केजी सेब ढूंढने की भी व्यवस्था है, सेब ढूंढने की व्यवस्था। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? अब क्या है, हमारे बहुत सारे सेब के बागान है, सपोज है उत्तरकाशी और तुम्हारे पूरी पहाड़ी में खेती खेलते हैं, सॉरी बगीचा तुम्हारा सेब का, और तुम बहुत नीचे से सेब तोड़ के मुट्ठी में तो सारते हो सड़क में। अब जैसे हम उत्तरकाशी घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं यार कि टॉप के साइड तो दुनिया भर की पूरी खाई तक सेब के बागान है। अब उस खाई से सेब के बागान पर टोपे भर के मुट्ठी में लेके सड़क तो खाएंगे बेचने के लिए। अब क्या है कि वो ड्रोन आएगा, उस नीचे तोड़ने नहीं रखो, अपन 15 किलोमीटर की सड़क में बेच दो ड्रोन के, बड़ी अच्छी सुविधा है। तो ये सारी चीजें हो रही है, काफी अच्छा काफी यूनिक चीज लग रही है, आपने देखा वीडियो को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तरकाशी जिले के मोरी गांव, ठीक है, चक्रपुरी गांव है, वहां पे ये सारी चीजें उपलब्ध करा रही है। तो काफी अच्छा फसल है। कौन इसको कर रहा है? नाबार्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खुद नाबार्ड का बना 1982। ये भी इंपॉर्टेंट है, जी के लिए कुछ भी है। कितनी महिलाएं कहाँ पे ड्रोन से लगी जा रही है, ये ड्रोन क्या करेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। और आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, है ना। एंड जब क्लासेस आपको पसंद आती है तो थोड़ा सा प्रचार क्लासेस का और हमारी भी मदद करिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा सा डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं क्या क्या कमी है, क्या क्या पहुंचना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड के 11 पर्वतारोही हैं जिनके नाम पर पर्वतों के नाम रखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर किसने शुरू करी? ये फिगर करी वीडियो,
नीम को जानते हो, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नीम कहाँ है भाई? देखो ये क्वेश्चन भी उत्तरकाशी का, यूपी का है। नीम कब बना था? मेरे ख्याल से नीम बना था 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, ज्ञान के सामने उत्तरकाशी में ज्ञान सभा में एक जगह हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ था? कुछ दिन पहले हमने देखा था सविता कांसवाल जी के बारे में हमने पढ़ा। आपने सविता कांसवाल जी के बारे में मुझे बताना है कि सविता कांसवाल शहीद कब हुई थी। मतलब सविता कांसवाल एक पर्वतारोही है और इन पर्वतारोही के साथ मतलब टोटल 11 लोगों की डेथ हुई थी। मतलब टोटल तो कुछ ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी मेबी, और इनमें से इधर एक डेड बॉडी मिली भी नहीं। अब उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा नामक एक जो पहाड़ी है, पर्वत है, उस पहाड़ी पे एवलांच आया था और पूरा का पूरा पहाड़ टूटा था। अब बर्फ में बहुत सारे पर्वतारोही दब गए थे, खो गए थे, मर गए, जिनमें से अभी तक एक डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है। उसको लापता देखने के लिए मिलता है, मतलब एग्जाम में, किताबों में, न्यूज़पेपर में उसको लापता लिखा रहता है, उनकी डेड बॉडी। तो उनमें से एक सविता कांसवाल जी भी थी, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि एवरेस्ट के तुरंत 12-15 दिन बाद माउंट मकालू पे चढ़ने का। और ये सविता कांसवाल जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसी 2024 में, इसी 2024 के करंट अफेयर देखेंगे जनवरी में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इनको तेंजिंग नोर्गे अवार्ड भी मिला था। इन्हीं सविता कांसवाल जी को 2022 का तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार ये भी मिला था। इनके पिताजी ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया था। न्यूज़पेपर में, फोटो में, वीडियो में आपने काफी देखी। तो इनके साथ बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। नीम द्वारा जो चलाया गया था कार्यक्रम, जिसमें जो पर्वतों पे चढ़ रहे थे। तो अभी नीम ने क्या बोला है कि उत्तरकाशी में बहुत सारे पर्वतों के जिनका कोई नाम ही नहीं होगा। हर एक पर्वत का नाम ना हो सकता है, कई ऐसे पर्वत होंगे जिनके कुछ नाम ही नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये काफी है अनारोहित चोटियां, अनारोहित चोटियां, जिन चोटियों पर आरोहण ही नहीं हो रखा, जिन चोटियों पर कोई जा ही नहीं रखा यार, जिस चोटी का आज तक कोई चढ़ाई नहीं, उस चोटी का नाम ही क्या रखेंगे? तो क्या बोल रहा है कि उत्तरकाशी का नियम 11 ऐसी चोटियों को सेलेक्ट करेगा, 11 ऐसी चोटियों को सेलेक्ट करेगा जहां पर आज तक कोई नहीं गया है। अब फिर नियम वहां जाएगा, भारत का तिरंगा पे रहेगा, उस चोटी को आरोहण करेगा, उन चोटियों के नाम उन 11 पर्वतारोहियों के नाम पर रखेंगे जो उस एवलांच में द्रौपदी के डांडा में डेथ हुई। कब आया था? किस आया था एवलांच? किस पर्वत में आया था? तो द्रौपदी का डांडा नामक पर्वत है एवलांच। आपने बताना सविता कांसवाल जी की डेथ कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई? ठीक है, बाकी सारी चीजें तो मैंने बताई दी। सविता कांसवाल जी के गांव का नाम भी आप लिख सकते हैं। सविता कांसवाल जी के गांव का नाम था लोथरू गांव, उत्तरकाशी के लोथरू गांव की थी। हल्का फुल्का मिसमैच हो सकता है नाम में, बट 100% नहीं है, थोड़ी स्पेलिंग की जरूरत हो सकती है। सविता कांसवाल जी ने द्रौपदी का डांडा का आरोहण कब कर रहे थे? जब उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। आपने ये चीजें लिखो, ओके? तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको, इन चीजों को ध्यान रखना। देखो सभी लोगों के नाम भी लिखे, सविता कांसवाल, मोनी रावत, अंजू बिस्ले, सती सावंत, कपिल पवार, विनय पवार, संतोष सुप्रीति, राहुल पवार, शुभम सारानी, नरेंद्र सिंह, सीता हिंदी है। तो इन लोगों के नाम पर ही वो जो 11 आरोहित चोटियां हैं उनके नाम रखे। तो यहाँ से कुछ फैक्ट बन सकता है, आप इस फैक्ट को याद रख लीजिएगा। 7 चोटियां इनमें से 6000 मीटर से ज्यादा ऊंची होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सविता कांसवाल जी के बारे में जितनी चीजें आपको मिलती है, हर एक चीज का रिवाइज कर पाओ। ऐसी मैं तो कुछ चीजें दिखा दी मुझे याद, है ना? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सविता कांसवाल जी वैसे भी करंट अफेयर में भाई अभी इनको तेंजिंग नोर्गे उसका 2022 से मिला कब है? 2024 में मिला। ठीक है, जनवरी में इनके पिताजी को हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी है हमारे देश की महामहिम, उन्होंने ये अवार्ड दिया था 9 जनवरी 2024 को इनको तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार मिला था। और 2022 में पुरस्कार कब मिला था? 2022 में मिला। कब मिला? 9 जनवरी। ठीक है, प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे ही प्रश्न लेकर के आते हैं, अगले क्वेश्चन से आपको अगला देखते हैं क्या है। तो इस फोटो में आपके फेवरेट मोदी जी देखने के लिए मिल रहे हैं। ये ठीक है, पहचान लो मोदी जी। मोदी जी बच्चों के साथ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। देश की पहली अंडर वाटर मैट, ठीक है, देश की क्वेश्चन आएगा, देश की पहली अंडर वाटर मैट। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कहाँ चली थी। तो देश की पहली
अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चली थी। कल भी हमने कोलकाता की कुछ खबरें पढ़ी थी, याद है आपको? कल हमने कोलकाता हाईकोर्ट के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? कल हमने कोलकाता हाईकोर्ट के जज के बारे में पढ़ा था जिन्होंने ट्रायल किया और बीजेपी में शामिल हो गए। उसी कोलकाता में चली है ये, ठीक है? किस नदी पर चली है ये भी ध्यान रखना। कोलकाता में एक नदी है हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की कहीं ना कहीं एक ब्रांच है और इस नदी को विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कहते हैं, सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्वासघाती नदी बोले तो गंगा का पार्ट रहता है और गंगा से ये बाद में अलग हो जाती है। कभी नदी तंत्र बताऊंगा, मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसी एक ही ब्रांच है और आगे जाके एक ब्रांच अलग हो जाती है। मतलब हमारी एक दोस्ती बचपन से रहती है और आगे जाके कोई विश्वासघात दोस्त धोखा कर देता हमारे साथ, वैसे ही हुगली नदी भी अलग हो जाती है। इसलिए इसको सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है? अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो तो कोलकाता में चली है, वेस्ट बंगाल में भी। अच्छा, अब यहाँ से एक्स्ट्रा लिखना है, तो ये भी लिख सकते हैं 1984 में देश की पहली मेट्रो, देश की पहली मेट्रो कहाँ चली थी मेरे दोस्त? देश की पहली मेट्रो भी कोलकाता में चली थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद आ गया मुझे। अंडर वाटर है मेट्रो तो 2024 में चल रही है देश की पहली कोलकाता में, मगर 1984 में देश में जो नॉर्मल मेट्रो है ना वो भी पहली बार कोलकाता से शुरू हुई थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, याद कर सकते, ठीक है? अंडर वाटर मेट्रो बोले तो पानी के नीचे भी सुरंग बना रखे हैं, ठीक है? ध्यान रखना, पानी के नीचे भी सुरंग बना रखे हैं और ये जो पानी के नीचे अंडर वाटर है कितना है? 520 मीटर की सुरंग है और इसको पार करने में लगभग 46 सेकंड आपको लगेगा। मोदी जी अंडर वाटर मेट्रो में बैठ रखे, स्कूली बच्चों के साथ बैठ रखे, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि हाल में ही देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ था, किसने किया था? मोदी जी ने किया था भाई। हुगली नदी में किया था भाई, कोलकाता में किया था। हुगली नदी को एक्सप्रेस मैंने बता दिया कितने मीटर की वो लंबी सुरंग है जिधर से वो गुजरेगा और कितना सेकंड उसको सुरंग को पार करने में लगेगा। सारी चीजें आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, आप ये याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, इतनी सी बातें समझना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है। आपको इसमें और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ने के लिए मिलते हैं, आप जरूर नोट करिए, जितना रिवाइज कर सकते हैं आपको प्लीज समझिए, ठीक है? एंड क्लासेस अगर आपको पसंद आती है, कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है तो याद कर लेते, स्टेटस वगैरह लगा के थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम अपने यार दोस्तों को बता सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है इतना तो करते हैं बनता आपका एज ए प्रूफ से आप अपने दोस्तों को बता सको, नहीं तो अपने दोस्त को मदद कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को बता दो अगर क्लासेस पसंद आती है, नहीं आती तो ठीक है? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आएगा हाल में ही उत्तराखंड से हवाई सेवा कहाँ के लिए शुरू हुई? उत्तराखंड से हवाई सेवा की शुरुआत हुई 3 शहरों के लिए। उत्तराखंड से मतलब उत्तराखंड बोलेंगे, देहरादून से, जोलीग्राम से, देहरादून को एक हो जाएगा पंतनगर। पंतनगर के लिए थी पहले, अब जाती है आइए पंतनगर कुछ देर रुकेगी, अब पंतनगर से कहाँ जाएगी? वाराणसी, ठीक है? कभी तुमने किया होगा ना ऐसा सफर, जैसे प्लेन में जाते तो एक बार डायरेक्ट गोवा की बस हो, बस प्लेन जाती दिल्ली से, समटाइम क्या होता है कि जो प्लेन जाती है वो पहले कोलकाता एयरपोर्ट में रुकेगी एंड आफ्टर दैट वहां से चेंज करके दूसरी वाली में आप गोवा में जा सकते हैं। ऐसे भी जाते हैं कि जब हमारा टिकट हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हमको रुक के भी जाना पड़ता है। तो ये वाली जो देहरादून से वाराणसी जाएगी वो पहले पंतनगर जाएगी, फिर पंतनगर से वाराणसी जाएगी। इसके अलावा भूल से डायरेक्ट अपने शुरू हुई है, अयोध्या के लिए शुरू हुई है, जय श्री राम अयोध्या, ठीक है? मैं अयोध्या के दर्शन करने तक जा चुका था जब थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस समय कुछ तो पहले चले गए थे, ठीक है? एंड देहरादून से एक और है वो है गोल्डन, ठीक है? कभी भी गोल्डन टेम्पल जाओ, बहुत अच्छा लगा है गोल्डन टेम्पल, है ना? जाना चाहिए आपको धार्मिक स्थल, मानसिक रूप से आंतरिक रूप से शांति जरूर वहां जाने के लिए, ठीक है? तो देहरादून से विकास आएगा, देहरादून पे हवाई अड्डे से उस पर्सन धामी ने हाल में ही कितने जगहों के लिए 3 शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की? तो यहाँ पे हवाई सेवा देहरादून से अगर आप यहाँ जाना तो आप जा नहीं सकते थे, तो अभी आप आपको जा सकते। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आज के न्यूज़पेपर का जो एनालाइज है वो खत्म हो गया। आज के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, प्लीज आप उसको नोट करें। हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ, आप
क्लास खत्म होने का बाद में सेंड को जो अभी तक आप लिखे उसका प्लीज एक बार रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करोगे आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसकी इस बात को अच्छे से समझो, ठीक है। आगे चलते हैं। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जब तक ये न्यूज़पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं चीजें मैं बताता रहूंगा। तो ये न्यूज़पेपर में आज के कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। ध्यान रखो, अगर तुम्हें न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत गंदी है, मतलब अभी तुमको और भी पढ़ने की जरूरत है। नेगेटिव नहीं बोल रहा, मतलब अभी तुम बहुत पीक पॉइंट पर हो, बहुत मेहनत की जरूरत है, समझो बात। तो तृतीय बोल संगीत ईओ का पेपर देखो, अभी डाउनलोड करो ईओ का पेपर, पटवारी का पेपर, वहां पे भी बस ना करो। मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें फालतू चीजें पढ़ाता ही नहीं। जो चीजें एग्जाम में आई हुई है और जो चीजें एग्जाम में आएंगी लगभग चांसेस रहता है, वही चीजें मैं पढ़ाता हूँ। ये तो न्यूज़पेपर में इतनी सारी खबरें हैं, कुछ भी पढ़ाते रहो, बट नहीं, हम वहां से वही चीजें निकालते हैं। एग्जाम में भी किताबों से वही चीजें निकालते हैं जो तुम्हें मुझे लगता है कि हमारे इंपॉर्टेंट। आप समझिए इन बातों को प्लीज। तृतीय बोर्ड समिति का आयोजन कहाँ होगा पर, तो जहां तक मेरा नॉलेज है ये बात को बता रहे आपको अब, ठीक है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल? तो शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, और आप कमेंट करके बताइए कि टॉप 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कौन वाला पूछता है, इन 7 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। ये कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्वेश्चन है, देश की पहली वाटर बैटरी का संचालन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में 100% बनेगा, आपको ये याद रखना है। और ये भी खुद करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था देश की पहली अंडर वाटर बैटरी, अभी पढ़ा था देश की पहली अंडर वाटर बैटरी। मेरे दोस्त, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप भी चौंक जाओगे। तो इसका सही आंसर कोलकाता, इसका सही आंसर कोलकाता। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी बुधवार को। अब क्या है, देश की पहली वाटर मेट्रो, ये अंडर वाटर मेट्रो है। अब कोलकाता तो ऑप्शन ही नहीं, अरबी प्रदेश में तुमने पढ़ा, चौंक गए, यही चीज। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर से ये चीज होती है, हमें पता चलता है वो क्या है, और ये हमारे जीके से कनेक्टेड होता है। एक्चुअल में जो बच्चा यूकेटीपीएससी यूकेपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब उसने ये आज के ताजा खबर कार्यक्रम एक बार देख लिया है और उसके बाद वो रेगुलर इस क्लास को अटेंड कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूँ वो सब आप लोगों को पहले से आता हूँ। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जिनको उनसे भी जाना है, चलिए ठीक है, आप लोग करना पड़ेगा आपको, और ये जो कंटेंट है ये आपको भले आता होगा, पर इसमें बहुत सारी चीजें नई आपको जरूर मिलती होगी। एंड करंट अफेयर मिलता है एंड एक्स्ट्रा, तो प्लीज इसको सजेस्ट जरूर करें अपने यार दोस्तों को भी, अपने यार दोस्तों को शेयर करोगे तो उसका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, ठीक है। आप इतनी मदद तो जरूर करें। कोलकाता पेपर, बट ये आपका देश की पहली वाटर मेट्रो, नॉर्मल है देश की पहली वाटर मेट्रो की बात करेगा। इसकी शुरुआत किसने? साल 2023 में मोदी जी ने करी थी और इसकी शुरुआत हुई थी कोच्चि से। तो ये क्या है, आप फोटो भी देख लीजिएगा, गूगल पे फोटो अगर आप देखेंगे तो जो कोच्चि में है ना, यहाँ पानी के ऊपर चल रही है मेट्रो, जैसे ट्रेन चलती है ना, सिर्फ चलती है, मैं उसको ट्रेन का शेप दे रखा है, तो पानी के ऊपर मेट्रो चलती है। तो पहली वाटर मेट्रो कोच्चि, और यहाँ पे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, पानी के अंदर ही चले जाते हैं मेट्रो। ये बात मैंने भी सुना, मोदी जी की 520 मीटर की सुना, 46 सेकंड वाली सुना। तो अंडर वाटर बोलेगा कोलकाता, और वाटर मेट्रो बोलेगा कोच्चि, और ओवरऑल सिंपल मेट्रो बोलेगा वो भी कोलकाता। ये क्वेश्चन फंसेगा दोस्त। अब मेट्रो का सबसे बड़ा जाल दिल्ली में मैक्सिमम, भारत की पहली नेशनल वैक्सीन, ऐसी क्वेश्चन आपने कांस्टेबल के पेपर में दिया होगा, देखा होगा, ऐसी क्वेश्चन कोरोना से संबंधित, बीच में कोरोना लगा था, फिर कोरोना। तो पहली नेशनल वैक्सीन, नाक वाली वैक्सीन जो बनाई गई थी बीबीबी पर बी बीबीबी ठीक है, ये वैक्सीन का नाम, ठीक है। ये किस दवा ने बनाई थी? ये बनाई थी भारत बायोटेक, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से भारत बायोटेक ने बनाई थी।
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत करो भाई, ये तो बता दो मेरी बेसिक। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961, ये मिलता है प्लेयर्स। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी खिलाड़ियों को मिलता है। और एक और पुरस्कार होता है वो होता है द्रोणाचार्य, एक पुरस्कार और होता है वो होता है द्रोणाचार्य। अब वो मिलता है कोचेस को, उसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, ये होगा इसका। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार को लाया 1961 से हुआ था, जो कि प्लेयर्स को मिलता है। एक अवार्ड होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, तो प्लीज आपकी क्लास खत्म एंड आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करें। मोबाइल करने से पहले नोटिफाई जरूर। क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज शेयर करने, मतलब आप हमारी मदद करेंगे।